हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे साथ आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पे जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, बताइए। आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्थिक वृद्धि का संबंध आपका हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय है निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय वृद्धि से है, ठीक है। सामान्यतः यदि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है। किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या, गलत कथन है, ठीक है। मतलब एक मिनट, कौन सा कथन हमें गलत बताना है ना। तो कौन सा कथन गलत है। किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या, सही बात है। चलिए, अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, सही बात है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, ये भी सही बात है। अर्थव्यवस्था जो संसाधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है, ये भी सही बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, एक आपका गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका गलत कदम, ठीक है। अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या से ग्रसित नहीं होती क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के संसाधन कभी अधिक नहीं होते, ठीक है। अतः विकल्प जो दिया गया है डी वाला आपका रॉन्ग कथन है, यानी कि सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है, बताइए। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार जो है किस पर स्थित होता है। तो आपका स्थित होता है साथियों वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है और वही कर अदा करता है। प्रत्यक्ष कर के बोझ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ब्याज कर, उपहार कर आदि जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है। अगला आपका साथी चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। यदि किसी फर्म यानी कि कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए, बताइए। तो देखिए ये आपका माना जाना चाहिए परिवर्तित लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बाद, यदि किसी फर्म या कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी और वेतन को परिवर्तित लागत माना जाएगा, क्योंकि परिवर्तित लागतों को अल्पकाल में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 5वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, कहा गया है, ठीक है। अगला है आपका साथी 6वां नंबर। चलिए, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन, बताइए। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा
जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है साथियों आपका है लॉस्की का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन जो है लॉस्की का है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है पेशी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कौन सी प्रणाली जो है बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका पूंजीवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, बेसी मूल्य या आधार मूल्य पर आधारित प्रणाली को जो है पूंजीवादी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इसके बारे में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाती है। इसमें जो है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है और वही चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया आपका विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य आपका होता है साथियों नियमों यानी कि कानूनों को अधिनियमित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। विधानमंडल का प्रमुख कार्य जो है प्रमुख कर्तव्य जो है नियमों या कानूनों का निर्माण अधिनियमित करना होता है, जिसका क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह कानून सही रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं, या देखने का कार्य जो है न्यायपालिका का होता है। ठीक है, विधानमंडल का कार्य क्या होता है? नियमों या कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्रियान्वयन है मतलब जो चलन है ये इसका काम जो है कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, और जो कानून का पालन सही से हो रहा है कि नहीं इसका काम जो है न्यायपालिका का होता है कि वह सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे, कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम समय में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ चंद्रगिरी पर्वत यानी कि कर्नाटक पर जो है तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर उत्तर दीजिएगा। बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी, कब हुई थी बताइए। बुद्ध की जो मृत्यु है कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसका। महात्मा बुद्ध का जन्म आपका 563 ईस्वी में जो है लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु जो है यानी कि महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपकी है साथियों नेपाइडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका। बर्मा का नया नाम म्यांमार हो गया है और इसकी राजधानी रंगून से परिवर्तित कर नेपिदा यानी कि नेपाइडो कर दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है साथियों श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित स्थल श्रवणबेलगोला जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जो है दिगंबर जैनियों का प्रमुख केंद्र है, जिसके अनुयायी आपके भद्रबाहु थे। ठीक है, अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बताइए, अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अशोक के अभिलेखों की लिपि आपकी ब्राह्मी है, परंतु इनकी भाषाएं यूनानी, प्राकृत, अरमाइक आदि हैं। ठीक है, अभी तक अशोक के कुल आपके 150 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला आपका साथी हो 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टीटीकाका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। टीटीकाका झील आपकी जो है हनीमून लेक कहलाती है। कहाँ पर है आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, कहाँ पर बताइए। सहारा मट्टन में शुष्क पवन जो हरमट्टन है कहाँ से कहाँ उड़ती है? तो उड़ती है साथियों आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। सहारा रेगिस्तान में दक्षिण से उत्तर की ओर, कभी कभी जो है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को हरमट्टन कहते हैं। यह एक स्थानीय पवन होती है। ठीक है, जो कि सिर्फ वहीं पे बहती है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? बताइए, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक
व्यस्त महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक यानी कि अंध महासागर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक यानी कि अंध महासागर है। या अंग्रेजी के यस आकार का है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 16.5% है। ठीक है, अगला है आपका 18 नंबर प्रश्न, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्पाइन शंकुधारी वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सको केरल की नीरव घाटी में अल्पाइन शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्ष की प्रधानता रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्या देगा? अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अनाईमुड़ी शिखर अन्नामलाई पहाड़ियाँ पर स्थित है जो नीलगिरी पर्वत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगला आपका है 20 नंबर, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं क्या? बताइए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी रोम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे बीजों की अधिचर्मी रोम से जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यूफेनिक्स है क्या? बताइए यूफेनिक्स क्या होता है? तो यूफेनिक्स आपका हो जाएगा साथियों प्रजाति का सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, यूफेनिक्स के अंतर्गत जो है कोशिकाओं में जीन यानी कि आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है, जबकि यूजेनिक्स के अंतर्गत जो अनुवांशिक के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यूफेनिक्स आपका हो गया प्रजाति का सुधार और यूजेनिक्स आपका हो जाएगा अनुवांशिकी का सुधार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यानी कि जीन का सुधार हो जाएगा। एरेनियोलॉजी क्या है? बताइए एरेनियोलॉजी क्या होता है? तो एरेनियोलॉजी आपका हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 23 नंबर, कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्त्रावित करता? बताइए कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्त्रावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर से को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्राव है प्रतिपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन आपका गर्भ धारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला आपका है 24 नंबर प्रश्न है, बताइएगा राइट आंसर का। यह नरलिंग हार्मोन है कौन सा? बताइए नरलिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक नरलिंग हार्मोन होता है जो विषण द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन जो है पुरुषोचित लैंगिक लवणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला आपका है 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है क्या? बताइए एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक कण जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है तथा जिसका द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए इसका ऊर्जा भी जो है शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है जीके जीएस की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।